इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। उस पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं, अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया, साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families.
Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums, such as the Financial Action Task Force, on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead, and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. The latest attack in Pahalgam has understandably generated deep anger in Jammu and Kashmir and in other parts of India. Following the attacks, the government of India naturally responded with a set of initial measures relating to our engagement with Pakistan. You're all aware of the decisions that were announced on the 23rd of April. However, it was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and Tour was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives.